Good morning, students. In the previous slide और in the previous video आप लोगों ने पढ़ा इलेक्शन कमीशन कैसे बना इंडिया का, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें अब तक उसमें हुई। एक चीज़ जो रह गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले एक चीज़ रह गई थी कि इनिशियली इन द बिगिनिंग क्या प्रॉब्लम फेस करी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी को कुछ पता नहीं था कि हमको क्या करना है। सो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करा। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो खुद जो है वो सारा खांचा तैयार किया कि कैसे कैसे काम होगा। देन दे called government employees for training. They trained them. Those people, those government employees, they went to different states and with the help of state election commission, they trained government employees there. और ये जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक जाकर इन लोगों की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद ये लोग नीचे और लेवल पर गए कॉमन पब्लिक को ये बताने के लिए कि किस किस तरह से हमको इलेक्शन करना है। जब पहली वोटर लिस्ट हमारी बन रही थी तब क्या हुआ था, एक बार पूरी बन गई। जब वो पहुंची इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन वालों ने अपना सर पकड़ लिया, वो गॉड ये क्या है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेल्स की लिस्ट तो ठीक थी लेकिन फीमेल्स जो थी उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही नहीं थी कोई। वहां लिखा हुआ था लेट्स से नेम इज सीता, नाम है किसी लड़की का, सीता कहीं लिखा हुआ नहीं है। वहां क्या लिखा हुआ है, डॉटर ऑफ सच एंड सच। उसकी आइडेंटिटी यहाँ ये है, डॉटर ऑफ सच एंड सच या वाइफ ऑफ सच एंड सच। अब ये वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ कौन है ये पता ही नहीं था, तो वोटर लिस्ट कैसे बनती। फिर ये वोटर लिस्ट दोबारा गई स्टेट्स के पास और इसको करेक्ट करके बनवाया गया। इसलिए भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर, तो 2 साल का बहुत लंबा टाइम निकल गया। और इस तरह से हमारे यहाँ पर जो जनरल इलेक्शंस हैं वो शुरू हुए। अब कांग्रेस का डोमिनेंस क्या, हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ द जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 इन इंडिया, दे वर अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि एंटायर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इंडिया जैसा बेचारा गरीब इलिटरेट कंट्री कैसे इलेक्शन करवाएगा, क्या वो डेमोक्रेसी को मेंटेन रख पाएगा या टुकड़ों में टूट जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन मार्क्स थे एक्चुअली, जो कि किस पे लगे हुए थे, इंडिया पर एज अ कंट्री लगे हुए थे। तो कैसे ये लैंडमार्क प्रूव हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले देखो, इलेक्शन एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फिलोसफी। Now, and India's first general election was the biggest test of democracy in a poor and illiterate country. हमारे इलेक्शन हुए उससे पहले हम देखते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी थी वो सारे जो कंट्रीज हैं वो वेल मेंटेन्ड थे, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार था जब इंडिया जैसा गरीब और इलिटरेट कंट्री डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट अपने यहाँ पर कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अब द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1952 कुड बी अंडरस्टूड बाय सर्टेन पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ जो है जो हमें समझनी पड़ेगी वो क्या है, It was the first general elections were held between 25th October 1951 and 21st February 1952। ये इस पीरियड में सारे इलेक्शंस जो हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के हुए थे। अर्लियर democracy had existed only in the prosperous countries, those who are financially very capable, very strong.
like Europe, North America, where nearly everyone was literate, and in our country everyone was illiterate. So किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जो सारा इंडिया जो कर रहा है, शुरुआत कर रहा है जिस चीज़ की, ये सक्सेसफुल हो जाएगा. In this regard, India's experiment with universal adult franchisee appeared to be very bold and risky. Now, everybody on international level, they were criticizing that the step which India will be taking through general elections, ये बहुत risky होगा. It might collapse India in different groups, different small countries. ऐसा भी opinion जो है वो लोग लगा रहे थे. Some scholars state that it was the biggest gamble in history. सबसे बड़ा political gamble जो है वो इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन ही कहलाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे किसके, ऑफ मैगजीन्स नेम्ड ऑर्गेनाइजर. एक मैगजीन है जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो लोग थे उन्होंने लिखा था जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया. यहाँ तक भी कमेंट लोगों ने कर दिया था कि क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेकर जो इलेक्शंस करवा रहे हैं, भगवान करे ये जिंदा रहें इसका फेलियर देखने के लिए. तो मतलब पीपल around the globe were so much confident कि भैया this election will be a failurity in the history of political independent India. इतना कंफर्म थे लोग. आगे हम देखते हैं the first general election which were conducted for 489 constituencies. पहला जनरल इलेक्शन जो है वो हमारा 489 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हुआ था, which represented 26 states of India. At that time, there were 314 constituencies with 1 seat. Now 80 seats with 2 seats and 1 with 3 seats. It has become a landmark in the history of democracy all over the world. तो इसका अच्छे से हो पाना पूरी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में सामने आया. Now it was no longer possible to urge that democratic elections could not be held in the condition of poverty or lack of education. एक चीज जिस पर लगातार क्रिटिसिज्म चल रहा था इंडिया का फॉर ऑप्टिंग डेमोक्रेसी, वो चीज गलत प्रूव हो गई. यहाँ एक बहुत बड़ी चीज स्थापित करी इंडिया ने कि गरीब और इलिटरेट कंट्री में भी डेमोक्रेसी मेंटेन की जा सकती है. और इंडिया की ये सफलता एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी बाकी सारे कंट्रीज के लिए. बिकॉज इन आवर फर्स्ट बुक वी हैव ऑलरेडी रेड दैट 45 to 55 ये जो 10 साल का डिकेड था, ये इसमें बहुत सारे कॉलोनियल कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए. तो जो कंट्री हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुए या हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद इंडिपेंडेंट हुए, उनके लिए भी एक हौसले की बात थी कि भाई जब इंडिया डेमोक्रेसी सक्सेसफुली कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, हमारे कंडीशंस भी तो वही हैं. तो ये भी जो है मोटिवेशन मिला. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. इस इंडिया ने जो सक्सेसफुल इलेक्शन करा है, इससे ये प्रूव हो गया कि डेमोक्रेसी कहीं भी हेल्ड की जा सकती है अराउंड द ग्लोब. नाउ देयर वर फ्यू स्टेप्स व्हिच वर टेकन टू होल्ड फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो लिए गए. वो क्या क्या थे? इलेक्शन कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1950. इलेक्ट्रोल रोल ऑफ एलिजिबल वोटर्स वर प्रिपेयर्ड भाई कौन कौन वोट देगा. delimitation or drawing of boundaries according to the electoral constituencies, this was also done. उसके बाद हम देखते हैं over 3 lakh officers and polling staff जो है they were there to conduct the election, they would get trained. 3 लाख से ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो
सबसे पहले ट्रेन किया गया आगे लोगों को ट्रेन करने के लिए कि किस तरह से जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो हमारे मेंटेन होंगे। एक चीज और थोड़ा सा डिफरेंस में हम देखते हैं, वो क्या, वो ये कि वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस, ये एक टर्म निकल के आएगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी सिस्टम ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हाउ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी सिस्टम इन मेक्सिको में था। इन मेक्सिको कैसे अलग है ये देखो, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड वन पार्टी सिस्टम इन अदर प्लेसेस। मेक्सिको में है, चाइना में है, जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उन सब में है। अब कैसे अलग है ये, कैसे देखो, इन इंडिया द कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलर कंसेंस। लोग चाहते थे, लोगों ने वोट करा, लेकिन मेक्सिको में हम देखते हैं इंटर इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी उनकी, उन्होंने मेक्सिको पर रूल किया ऑन द बिहाफ ऑफ परफेक्ट डिक्टेटरशिप। हम यहाँ हमारे यहाँ 3 इलेक्शंस में लगातार लोगों ने वोट दिया, लेकिन वहाँ डिक्टेटरशिप के तहत वो जीते। ऐसे ही चाइना में हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और पार्टी आएगी ही नहीं, अभी आएगी ही नहीं तो जीतेगी कैसे। तो डिफरेंस हो गया ना, वन पार्टी डोमिनेंस ऑन वन पार्टी सिस्टम में। दूसरा डिफरेंस क्या है इसका, देखो, इन इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन टुक प्लेस। देखा हमने इलेक्शन कमीशन के थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन टुक प्लेस, वेयर द लूजिंग ऑफ इलेक्शन वाज आल्सो फेयर। बट इन मेक्सिको एंड इन चाइना हम क्या देखते हैं, इलेक्शंस वर बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस। झूठे इलेक्शन होते हैं सारे, दिखाने के लिए वो लोग इलेक्शन कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंस सही है बजाय इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन आवर ओपिनियन हम क्या देखते हैं, वन पार्टी डोमिनेंस लाइक इंडिया इज बेटर बिकॉज द सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस इज समथिंग डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, इट अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, इट एनकरेज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, इट इंश्योर डेमोक्रेटिक स्पिरिट एज वेल एज मेंटेन्स द सेम, और इट बेयर रिस्पेक्ट फॉर अपोजिशन। ऐसा नहीं अपोजिशन वालों को कोई पावर ही नहीं है, या अपोजिशन वाले कुछ कर ही नहीं सकते, या उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, है ना। ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। भाई आप खुल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हो, उनकी गलत पॉलिसीज के बारे में बता सकते हो, सारी चीज़ों को आप बता सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है वन पार्टी डोमिनेंस में और वन पार्टी सिस्टम में। चाइना और मेक्सिको में हम देखते हैं है ही वन पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ भी 3 इलेक्शन में ये वन पार्टी डोमिनेंस रहा। अब कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे टाइम तक जो काम इलेक्शन जीते, क्या रीजंस थे इसके, क्यों रहा ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। The Congress Party succeeded in maintaining its dominance till 1967. There are many reasons behind this. हम 6 important reasons की बात करते हैं। सबसे पहला, the roots of this extraordinary success of the Congress Party go back in the legacy of freedom struggle. वहाँ जाती हैं इसकी roots। Congress was seen as inheritor of the nationalist movement. Many leaders who were in the forefront of the struggle were now contesting elections as Congress candidates. भाई इंडिया, हमने देखा इंडिया के जो लोग हैं वो इलिटरेट थे। अब जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में थे उन्हें किस उससे देखते थे, फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते थे। अब यही लोग हैं जो आज इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो जो जनता है हमारी, जो इलिटरेट है, गरीब है, समझने की क्षमता नहीं है उसमें, वो तो उनको कैसे देख रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स के रूप में ही देख रहे हैं। तो उनको लगता है नहीं भैया ये फ्रीडम फाइटर है, इसी को वोट करना चाहिए, और वो उस हिसाब से कांग्रेस जीतती चली गई।
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, द कांग्रेस पार्टी was supported by elite and educated business class and middle class people. It also got support from peasants because of its socialist nature. कांग्रेस के कोalition में हर तरह के लोग मौजूद थे, एजुकेटेड भी थे, पीजेंट्स भी थे, मिडिल क्लास भी था, तो तीनों ही वर्ग के लोग और उनकी समस्याएं, ये सारी चीज जो है वो कांग्रेस प्रेजेंट किया करती थी। अब क्योंकि कांग्रेस ये इन सारी चीजों को प्रेजेंट किया करती थी, तो उनका जीतना जो है वो ऑब्वियसली अब क्या होता है, तो उनका जीतना लाजमी था। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इट हैड मेनी पॉपुलर फेसेस, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे नेता ऐसे थे कांग्रेस के जिनको कि लोग बहुत अच्छे से पहचानते थे, जानते थे उनको, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सी राजगोपालाचार्य, बाद में जाके उन्होंने अलग पार्टी बना ली, लेकिन वल्लभ भाई पटेल हैं, और बहुत सारे मतलब लीडर्स ऐसे थे जो पहले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे, अब उनके नेता के रूप में खड़े हो गए। लोग जानते थे उनको, जानते थे कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छा काम किया तो इसी को वोट दो, और लोग उन्हीं को वोट कर देते थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कांग्रेस वर्कड एज अपर लेवल एज वेल एज एट द रूट लेवल। कांग्रेस वाज पॉपुलराइज्ड ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। वही लेगेसी आ रही है, भी वही लेगेसी से रिलेटेड ही है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमने चलाया था, तो जो हमारे कांग्रेस के लोग थे, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और वहीं से इन मतलब बहुत रूट लेवल तक इन लोगों की, कांग्रेस के लीडर्स की जो पहचान है या करेक्शन है हमारे जनता से, वो हो गया था। तो लोग जो हैं दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम इन देयर हार्ट, उनको लगता है भाई इसने बहुत त्याग किया है देश के लिए, तो इनको तो हमें ज़रूर जिताना चाहिए, क्योंकि ये जो भी करेंगे ये क्या करेंगे, देश की भलाई के लिए ही करेंगे। फिफ्थ हम देखते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेहरू कांग्रेस अटेन मास पॉपुलैरिटी, बट द पावरफुल नैरो एलाइट ऑफ कांग्रेस कंटिन्यूड टू बेनिफिटेड फ्रॉम द लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियस ऑफ द इलेक्टोरेट। ऐसा नहीं है कि खाली अमीर लोगों और इन लोगों का ही वोट जो है वो मिल रहा था, गरीब लोग जो हैं उनके भी टच में बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के ऐसे थे जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, पीजेंट्री उस क्लास से बिलोंग करते थे, और वो भी निकलकर कांग्रेस में सामने आए। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी प्रभावपूर्ण तरीके से रखने में वो कामयाब हुए, और इसकी वजह से ही उन लोगों को वोट ज्यादा मिले और कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ट्रेडिशन लॉयल्टीज मेड कांग्रेस अ वन पार्टी डोमिनेंस। ट्रेडिशनल लॉयल्टीज का यहाँ क्या मतलब है? ट्रेडिशनल लॉयल्टी का यहाँ मतलब है कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती चली आ रही थी, जो वर्क कल्चर था उनका, उसको वो किस तरह से चला रहा है। They know how to work in an organized form. कांग्रेस में काम कर, क्योंकि सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन था ये, तो लोगों को ये चीज़ पता थी, उसके अंदर काम करने वाले लोगों को ये चीज़ पता थी कि किस तरह से एक सिस्टम के तहत काम किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप ही की बात को माना जाए, आप ही की बात को सुना जाए। उनको ये चीज़ पता थी कि भैया सभी की बात को सुनने के बाद जो बेस्ट चीज़ होगी दैट विल बी ऑप्टेड। ये चीज़ उन्हें बहुत पहले से पता थी। तो ये भी जो है हम देखते हैं एक रीज़न बना कांग्रेस की डोमिनेंस का। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, हम 6 पॉइंट्स बनाएंगे इस तरह से। छोटे से पहला हम बना देंगे लेगेसी ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस, कैरिस्मेटिक, दूसरा हम बना देंगे कैरिस्मेटिक लीडर्स, तीसरा हम बना देंगे कांग्रेस एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, कांग्रेस नेक्स्ट हम बना देंगे कांग्रेस और सोशल कोलिशन, लास्ट हम बना देंगे
द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ कांग्रेस है। तो इस तरह से हम उसके अंदर इन सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। पहले भी मैंने तुमसे इस बारे में शायद बात की होगी। 6 नंबर के क्वेश्चन में हम 7 पॉइंट एटलीस्ट बनाएंगे। इंट्रोडक्शन देके उन सातों पार्ट को हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो और उनको हाईलाइट कर देंगे, पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे, तो एग्जामिनर को अपने आप पता चल जाएगा कि भैया इसको सारी चीज़ें पता है। तो उसमें राइटिंग में कुछ 19-20 हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। सो इन 3 पॉइंट्स को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे।